नमस्कार, एक देश एक आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष केपी त्रिपाठी ने भाजपा में मोदी सरकार पर बोला हमला। उन्होंने कहा, मोदी सरकार मुर्दों से भी टैक्स वसूलती है। इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश की संपत्ति को बेचा हो और अपनी वाहवाही लूट रहा हो, जबकि भारतवर्ष की जनता महंगाई से बेहाल है। नौनिहाल बच्चों की शिक्षा से लेकर दूध दही छाछ पर टैक्स लगा दिया है। यदि कोई व्यक्ति घर में अपने कुत्ते को पालता है, उसमें भी टैक्स देना होगा। इतने से ही भाजपा सरकार की कुंठित मानसिकता नहीं जागी। उसने शादी पर खर्च हुए 5 लाख पर 95,000 GST लेने का फैसला भारतवर्ष की जनता के सामने रख दिया है, जबकि देश की जनता ने बिहार सरकार की तरफ से शंखनाद कर दिया है। 2024 में इनको धरातल पर भी जगह नहीं मिलेगी। देखिए कानपुर से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव के साथ विश्व विजय कैमरामैन की खास रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। आम आदमी पार्टी अपना बिगुल फूंक चुकी है कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं कि केजरीवाल ने लगातार दिल्ली से अपनी बढ़त बनाई है और आगे भी बनाई है। हालांकि गुजरात में भी अब की बार आम आदमी पार्टी अपना शंखनाद करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत हो चुकी है। इस बीच हमारे साथ केपी त्रिपाठी जी हैं। हम चाहते हैं कि उनसे भी हम कुछ वार्ता करेंगे। त्रिपाठी जी लाइए कुर्सी, तो हम अपनी किस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी तिरंगा अमृत महोत्सव के नाम लेकर सरकार ने तिरंगा बेचकर भारत का अपमान किया है। जिला महासचिव शैलेंद्र परिहार ने योगी मोदी सरकार को चेतावनी दी। वहीं पर यूथ विंग के जिला अध्यक्ष आबिद अली ने सरकार पर हमला बोलते हुए चेतावनी दी। भारत की उद्योग नगरी कानपुर में हमारा मेयर होगा और 2024 में मोदी सरकार के लिए चुनौती। महंगाई से जूझ रहा है। कानपुर से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव के साथ विजय कैमरामैन की खास रिपोर्ट। मैं आपकी बात समझ गया है। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और क्या चरम पर हो सकता है। लेकिन हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार बेशर्म सरकार है। इसे जनता की चीखें कराहें सुनाई नहीं देती। विपक्षी पार्टियों के जनता के पक्ष में हो रहे प्रदर्शन दिखाई नहीं देते। ये होने वाले प्रदर्शनों का मजाक उड़ाते हैं, जबकि प्रदर्शन के माध्यम से जो बात उन तक पहुँचाने का हमारे लोगों का प्रयास होता है वो उनके कानों में नहीं जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अति हर चीज़ की बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। अब इनका चरम पर चल रहा है सब कुछ। बहुत जल्द इनका भागा फूटने वाला है। 2024 करीब आ रहा है। ये बुझते दिए की तरीके से जैसे जैसे 24 करीब आ रहा है, इनकी गलत नीतियाँ अपने तेज़ी पर बढ़ रही हैं। बढ़ने दीजिए, बहुत जल्द ही इनका काम समाप्त होगा। जनता ही समाप्त करेगी काम। जैसे कि अभी देखने को मिला कि अगर प्रयागराज की आप घटना ले लीजिएगा कि अगर वहाँ पर कोई कुत्ता भी पालता है तो उसको 6% टैक्स देना होगा। तो क्या यहाँ कानपुर में इस तरीके से कई ऐसे मामले हैं जो प्रयागराज नगर निगम और प्रयागराज का महापौर भारतीय जनता पार्टी के महापौर है। मैं समझता हूँ अगर वहाँ के महापौर ने कोई काम किया है तो बहुत स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने महापौर हैं या उनके द्वारा शासित जितने नगर निगम हैं उन सब में ऐसी ऊट पटांग नीतियाँ वो ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं भाई? उनको कौन रोक पाएगा? जनता उनके द्वारा फैलाई गई धर्मांधता में अंधी है और भक्ति कर रही है। अब वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा नए नए तरीके निकाल के जनता को चूसने लूटने वाले काम कर सकते हैं, करते रहेंगे। लेकिन वो सब कुछ जो कुछ भी होगा वो 2024 तक होगा। इसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जैसे अभी हम और सुर्खियों में चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी कई स्क्रिप्ट वायरल हैं। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं कि अगर कोई शादी भी करता है, अगर 5 लाख रुपए तक की शादी है तो 95,000 GST होगी या टैक्स होगा, जो भी होगा। इस तरीके का अपना अपना एक कथन लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? भाई मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि शादी करने पर होने वाले खर्च पर GST देना है। अभी कुछ दिन बाद मरने वाले जो संस्कार होते हैं उन पे भी GST ये मांग सकते हैं, लेने लगेंगे। तो वहाँ क्या वहाँ मुर्दा देने आएगा क्या? नहीं, मुर्दा देने आएगा या मुर्दा के प्रति जो अपने भावनाओं को ज्ञापित करने के लिए उनका संस्कार कर रहे होंगे उनसे वसूलेंगे। ये भाई ये तो सरकार है।
जब आमादा ही हो गई है ऐसे काम करने में, जिन कामों को करने के लिए कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं, जिन कामों को करने के मामले में ऐसा लगता है कि जिस लड़की की शादी या लड़के की शादी में लोग सद्भाव से सहयोग देते हैं, व्यवहार देते हैं, उस शादी समारोह में ये जीएसटी वसूलने का अवसर बना रहे हैं। तो मरण पे भी ले लेंगे, मरण के सामग्री पे तो जीएसटी लेते ही लेते हैं, मरण के समारोह पे भी जीएसटी ले सकते हैं। इनसे हर वो काम हो सकता है जिस काम की आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। अब तक की सरकारों ने कभी वो ऐसे काम करने का कभी कोई नियम नहीं बनाया, कानून नहीं बनाया, ख्याल नहीं बनाया, लेकिन ये करके दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन इन सब का अंत है 2024। एक बात और, हमें एक प्रश्न हमारा और रह गया कि अगर आप विधायक हैं या आप सांसद हैं या आप मिनिस्टर हैं तो प्रोटोकॉल तो होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यदि प्रोटोकॉल होता है तो प्रोटोकॉल के तहत ही कोई कदम आगे बढ़ाया जाता है। बिना प्रोटोकॉल के यदि किसी पर एकतरफा कार्रवाई कर दी जाए, जैसे शिवराजपुर की घटना को आप ले लीजिए, शिवराजपुर थाने में एक दरोगा के ऊपर जातिगत कार्रवाई की गई, उसे लाइन हाजिर किया गया क्योंकि विधायक जी का मामला था। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? आप भी विधायक हैं या क्या विधायक बनेंगे या जो भी होगा तो आप भी ऐसा करेंगे? मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चाहे जितनी बड़ी हैसियत में पहुँच जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नक्शे कदम पर वो कभी नहीं चलेगा। बुरी से बुरी हालत में और ऊंची से ऊंची सफलता की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को अनुकरणीय हम नहीं मानते, उनके काम करने के तरीके को हम कभी अनुकरणीय नहीं मानते। तो हमसे तो ऐसी कभी जनता उम्मीद या आशंका रखे ही न कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अब जैसे वहाँ का स्थानीय विधायक दरोगा को जाति आधार पर अगर उसका शोषण करता है या उसके प्रति कोई दुर्व्यवहार करता है, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव। जब यहाँ 11,000 करोड़ व्यापारियों को बांट के उनको घर के बाहर विदा कर दिया जाता है और रिक्शे वाले से ये पैसा वसूला जाता है कि आपकी रिक्शे में हवा भरने पर जीएसटी लगनी चाहिए, आपके रिक्शे का टायर बदलने पर जीएसटी लगनी चाहिए, मुर्दे को फूकने पर जीएसटी लगनी चाहिए, लकड़ी खरीदने पर जीएसटी लगनी चाहिए। जब सरकार ये कर रही है और 11,000 करोड़ अपने मित्रों को दे के विदेश भगा दिया और आज तक किसी भी सदन में कोई जवाब देने वाला नहीं है। हमारे विपक्ष के, हमारे सारे पार्टी के नेता बार बार मोदी जी से सवाल करते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी रकम भारत की चली गई इन सेठ गन्ना सेठों के हाथ में और वो भी सरकार के रहमो करम पे, इस पे कौन बोलेगा, कब बोलेगा? लेकिन नहीं, मरे हुए से वसूल रहे हैं और जो भंडार लूट के भाग गए उन पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये भी जवाब देना पड़ेगा, 2024 में इसका जवाब देना पड़ेगा। एक प्रश्न और आखिरी है कि बिहार में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ, नीतीश जी ने नई सरकार बनाई थी, उसी के साथ मिलकर नारा दे दिया गया चाचा भतीजे की सरकार, तो आगे की इनकी रणनीति क्या होगी? और आगे आखिर क्या 2024 के लिए कोई नया संदेश है बिहार की तरफ से? देखिए, ये तो सच है कि नीतीश बाबू 2014 में, मैं निजी स्तर पर मानता हूँ कि 2014 में नीतीश बाबू ने यदि कायरता न दिखाई होती, राजनीतिक कायरता, जी इसको राजनीतिक कायरता कहेंगे, तो 2024 में कदाचित वो गैर भाजपा, गैर कांग्रेस, संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी हो सकते थे। ऐसी प्रबल संभावनाएं थी। जो राजनीति के मर्मज्ञ हैं उनको ऐसा लगता था कि नीतीश बाबू गैर भाजपा, गैर कांग्रेस, संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन उस समय उनके अंदर राजनीतिक कायरता आ गई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संगत पकड़ ली और इस तरीके से उनका भविष्य बिहार के मुख्यमंत्री स्तर तक सीमित होकर रह गया। लेकिन मैं समझता हूँ मूल रूप से नीतीश बाबू समाजवादी हैं और जेपी आंदोलन से जन्मे हैं। सत्ता के किसी भी मसले को लेके भारतीय जनता पार्टी की संगत उनकी रही, लेकिन आज उनका मोह भंग हुआ है, आज वो अपने स्थान पर आ गए हैं। मैं समझता हूँ अगर उन्होंने आज अपने को सही कर लिया तो बहुत सारी संभावनाएं पैदा होती। लेकिन क्योंकि नीतीश बाबू बहुत बार, बहुत लंबा जीवन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर काम करते हुए गुजार चुके हैं, ऐसी स्थिति में संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी होने की संभावनाएं बहुत अच्छी है। आज की तारीख में पूरे भारत में जनता मोदी के इस कुशासन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अपना भविष्य तलाश रही है। आगे आने वाले दिनों में विपक्ष में बहुत सारे ऐसे निर्णय आएंगे जो चौंकाने वाले होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मोदी जी से मुकाबले के चुनाव होगा और इसके लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में आगामी नगर निगम के चुनाव और उसके साल डेढ़ साल बाद लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं और ईश्वर चाहेगा, जनता का प्यार मोहब्बत मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर अपने देश की खबर।